हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 9 जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी लघु और दीर्घ। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे चैप्टर का, तब तक चैप्टर से रिलेटेड चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। आप थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ज्यादा याद रखने का एक तरह से परेशानी भी नहीं होगी और सभी चीज को माइंड में रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है उस चीज पर ज्यादा यहाँ आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या क्या हैं। विश्व व्यापार संगठन आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जो स्थापना की गई थी गैट की स्थापना की गई, उसके बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई, फिर बाद में जो आया व्यापारिक यानी एक तरह से क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन आया, जैसे कि ओपेक हो गया, सार्क हो गया, ये सब क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन है। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर इस प्रकार लिखना है कि व्यापारिक संगठन जो होता है, विश्व व्यापार संगठन का जो आधारभूत कार्य होता है वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो दो देशों के बीच या फिर सभी देशों के अंदर या फिर सभी देशों से मिलजुल करके क्या क्या भूमिका निभाते हैं, वो सारा चीज आपको इसमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में दो लाइन लिखेंगे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो 1948 में दुनिया की उच्च सीमा शुल्क तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त कराने के लिए गैट की स्थापना की गई। ठीक है, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की स्थापना की गई, जो जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यानी 1948 में ही गैट की स्थापना कर दी गई थी और उस टाइम यह महसूस हुआ बहुत सारे देशों को कि एक देश दूसरे देश से जो व्यापार कर रहा है ना, तो मन मर्जी मतलब सीमा शुल्क बढ़ा देता है, मन मर्जी टैक्स बढ़ा देता है। तो उसको वह समस्या से, वो बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, वो बाधाओं से फ्री होने के लिए गैट की स्थापना की गई। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की स्थापना की गई और वही गैट को बदल दिया गया 1995 में डब्ल्यूटीओ में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1994 में गैट के सदस्य देशों ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की कल्पना की थी। यानी 1995 में डब्ल्यूटीओ इसको नाम दिया गया गैट को। ठीक है, तो 1994 में एक साल पहले ही गैट के जितने सदस्य देश थे वो सभी सदस्य देश ये कल्पना कर चुके थे कि आगे चल के एक ऐसा संगठन बनाना है जिसमें सभी देश मिलजुल करके व्यापार करेंगे और सभी व्यापारिक बाधाओं को दूर करेंगे। ठीक है, तो गैट की जो कल्पना यानी डब्ल्यूटीओ की जो कल्पना की गई थी 1994 में और फाइनली डब्ल्यूटीओ बना, यानी गैट को मतलब डब्ल्यूटीओ का रूप कब दे दिया गया, 1995 में। ठीक है, अब देखिए आपको मेन क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से। ठीक है, तो अब देखिए आधारभूत कार्य आपको लिखना है, ये नहीं कि पूरा विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूरा पेज भर दिए, इसमें आपको शॉर्ट करके लिखना है, यानी शॉर्ट करके आपको लिखना है कि डब्ल्यूटीओ क्या है, दो लाइन में। ठीक है, क्योंकि आपको मेन पर्पस ये दर्शाना है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग वे में लिखना है। जब तक आप कॉपी में अलग नहीं लिखेंगे बाकी सारे स्टूडेंट से, बाकी सारे बच्चों से, तो आपका कॉपी वहां अलग नहीं होगा और वो जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चा कुछ लिखा है। ठीक है, अब चलिए आपको मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो डब्ल्यूटीओ के आधारभूत कार्य यानी मेन जो उसका वर्क होता है, मेन जो फंक्शन होता है, वो क्या क्या कार्य करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हेतु नियमों का निर्माण करती है। दो देश आपस में क्या व्यापार करेगा, कैसा व्यापार करेगा, सीमा शुल्क क्या होगा, क्या टैक्स होगा, ये सारे चीज का जो नियम होता है, रूल्स जो होता है, उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। सदस्य देश यानी डब्ल्यूटीओ के जितने भी सदस्य देश हैं, भारत भी उनका सदस्य देश है, चाइना नहीं था तो चाइना 2001 में उसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो जितने भी सदस्य देश है उसके बीच अगर कोई भी चीज को लेकर के, व्यापार को लेकर के कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाएगा कौन, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां है, तो जेनेवा में है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार आंसर देना है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में दो लाइन लिखेंगे, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन आप जानते हैं कि दो देशों के बीच जो आदान प्रदान होता है,
मद का यानी विजिबल एंड नॉन विजिबल यानी दृश्य और अदृश्य मद का जो आदान प्रदान होता है वही क्या है, भुगतान संतुलन है। या फिर कह सकते हैं कि आयात और निर्यात का जो लेखा जोखा होता है वही आपका क्या है, भुगतान संतुलन है। लेकिन अगर ऋणात्मक हो जाए भुगतान संतुलन यानी निगेटिव हो जाए तो ये देश के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है वो आपको पूछा गया, ठीक है। यानी ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, किसी देश को क्यों घाटा में जाना पड़ता है अगर उसका भुगतान संतुलन ऋणात्मक हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप बीओपी के बारे में लिखेंगे यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में लिखेंगे, यानी भुगतान संतुलन जिसको बोलते हैं। तो यह निश्चित समय अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड को बीओपी कहते हैं, ठीक है। कंपनियों, सरकार तथा व्यक्तियों के द्वारा किए गए लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन में निहित किया जाता है। इसमें दृश्य तथा अदृश्य मतलब दोनों सम्मिलित होती है। मैंने आप लोगों को बताया विजिबल एंड नॉन विजिबल यानी जो आप देख सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया। जो चीज आप देख सकते हैं जैसे कि पेट्रोलियम का आदान प्रदान होता है, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या है, विजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं। नॉन विजिबल यानी ट्रांजेक्शन होता है, पूंजी का ट्रांजेक्शन, पैसे का एक देश से दूसरे देश लेन देन होता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, अदृश्य में आ जाएगा। तो दोनों चीज को किसमें शामिल किया जाता है, भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। अब देखिए ऋणात्मक भुगतान संतुलन क्या होता है। सबसे पहले ऋणात्मक भुगतान संतुलन के बारे में दो लाइन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको लिखना है, लास्ट में आंसर देना है एक प्रकार कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन कैसे मतलब किसी देश के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी भी देश के लिए हानिकारक होता है, यहां तक ठीक है। लेकिन कारण क्या है, क्योंकि ऋणात्मक भुगतान संतुलन में देश वस्तुओं के क्रय पर अधिक खर्च करता है तथा वस्तुओं के विक्रय से कम आय की प्राप्ति करता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, और विक्रय का मतलब होता है बेचना, ठीक है। यानी जो ऋणात्मक भुगतान संतुलन जो बनता है किसी भी देश का, वो इसी वजह से बनता है कि वो देश आयात कम करता है, ठीक है, ये सॉरी आयात ज्यादा करता है। मतलब आयात का मतलब होता है बाहरी देश से आना, बाहरी देश से ज्यादा सामान मंगाता है, मतलब खरीदता ज्यादा है, क्रय ज्यादा करता है, और निर्यात कम करता है मतलब बेचता कम है, विक्रय कम करता है। तो वहां अगर कोई व्यक्ति है वो अपने घर का उत्पादित किया हुआ सामान अगर ज्यादा बेचेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा बेचेगा नहीं, कम बेचेगा और ज्यादा खरीदेगा तो वो उसको क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है। तो वही बात हो जाती है ऋणात्मक भुगतान संतुलन, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी भी देश के लिए हानिकारक क्यों होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है। आपको पता है मैंने आप लोगों को बताया था कि 1948 में जैसे ही गैट की स्थापना की गई, यानी जीएटीटी गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की स्थापना की गई, तो क्या हुआ उस टाइम की बहुत सारे सदस्य जो देश थे वो अपने लालची, एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अनुसार अपने लाभ के लिए बहुत सारे कार्य करने लगे, अपने लाभ की अपने हित की बात करने लगे। वो लोगों के बीच इतना तालमेल सही ढंग से नहीं हो पाया। तब 1994 में वो सदस्य देशों ने कल्पना कर ली कि नहीं, ये संगठन से गैट से काम नहीं चलेगा, आगे चल के हम लोगों को एक ऐसा संगठन बनाना है जिससे सभी सदस्य देश आपस में मिलकर के व्यापार कर सके, ठीक है। तो फाइनली 1995 में डब्ल्यूटीओ का स्थापना किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इससे भी काम नहीं चला, इसमें भी सदस्य लोग अपने हित के बारे में बात करने लगे, अपना फायदे के बारे में बात करने लगे। तो इसमें भी बहुत सारे सदस्य देश अलग अलग होकर के क्या करने लगे, व्यापारिक समूह का निर्माण करने लगा। जैसे कि ओपेक एक व्यापारिक समूह है, दक्षिण यानी सार्क है, ठीक है, यानी 3-4 कंट्री आपस में मिलकर के एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया, कमिटी बनाया और आपस में व्यापार करने लगा, ठीक है। तो यहाँ ये फाइनली अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो गैट से बना डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ से फिर क्या बना, व्यापारिक समूह, ठीक है। व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है, ये चीज आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट आपको इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए व्यापारिक समूह क्या होता है इसके बारे में आप सबसे पहले लिखिए। तो एक व्यापारिक समूह किसी विशेष क्षेत्र में परस्पर जुड़े व्यवसायों, आपूर्तिकर्ताओं और संबंध संस्थानों का भौगोलिक संकेंद्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब तक आप किसी भी अवधारणा का, किसी भी कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल नहीं देते हैं तब तक वो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो है एक प्रकार से अधूरा समझा जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज में आपको उदाहरण देने का प्रयास करना है। अगर उदाहरण नहीं होता फिर भी आपको जैसे कि मतलब जैसे के रूप में आपको बताना है, ठीक है। तो ओपेक क्या है, ओपेक इसमें 2020 में 14 देश सम्मिलित रहे। साफ्टा इसमें 8 सदस्य राष्ट्र है जिसकी स्थापना 2006 को की गई, ठीक है। ये सब क्या है, व्यापारिक समूह है। अब देखिए व्यापारिक समूह निर्माण द्वारा राष्ट्रों को लाभ, क्या पूछा गया है कि व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्र को क्या लाभ होता है। तो मेन क्वेश्चन आपका यही है, ये नहीं कि इसके बारे में लिखते चले गए, व्यापारिक समूह के बारे में लिखते चले गए, मेन क्वेश्चन का आंसर को भूल गए और पता चला व्यापारिक समूह के बारे में लिखते लिखते पूरा पेज भर गया। मैं बार बार बोलता हूं कि व्यापारिक समूह के बारे में आपको सिर्फ 2 ही लाइन लिखना है और मेन क्वेश्चन की ओर आपको लौटना है और आपको लिखना है कि व्यापारिक समूह निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। सबसे पहला लाभ मुक्त व्यापार, ठीक है। तो इन व्यापारिक समूह
सदस्य राष्ट्रों ने व्यापार शुल्कों को घटाकर मुक्त व्यापार को, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। फ्री ट्रेड आप जानते हैं कि ज्यादा मतलब कर नहीं लगाया जाएगा, ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, यानी ज्यादा मतलब एक तरह से बोझ वाला काम नहीं दिया जाएगा। वस्तु का आदान प्रदान देश की सीमा से बाहर और देश के अंदर आसानी से होगा। ठीक है, फ्री ट्रेड यही है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, उसके बाद आपका निजीकरण, ये सारा चीज आया। ठीक है, उत्पादन के उच्च स्तर की प्राप्ति। ठीक है, सभी व्यापारिक समूह के सदस्य राष्ट्र परस्पर समन्वय स्थापित करके, यानी कोरिलेट होकर के, आपस में मिलजुल करके, संबंध स्थापित करके, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर अपने अपने उत्पाद को स्तर को बढ़ाया। ठीक है, यानी उन लोगों ने क्या किया कि आपस में जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी प्रौद्योगिकी की खोज की गई, जो भी मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी विकसित किया उन लोगों ने, वो सारे टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान किया और आपस में मिलजुल करके खूब क्या किया, विकास किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि यह व्यापारिक समूह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उच्च रहन सहन के स्तर, कीमत और वेतन का समानीकरण तथा संस्कृति को, ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारिक समूह द्वारा सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ और गैट भी यही करते थे। सदस्य देशों के बीच में जो विवाद होता था, गैट जो होता था, गैट भी मतलब सदस्य देश, गैट के जितने सदस्य देश थे वो भी विवादों का निपटारा करते थे, लेकिन सफल नहीं रहे, जिसके कारण वो टूट के बन गया आपका डब्ल्यूटीओ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का भी मतलब जो भी विवाद होता था वो भी सफल नहीं रहे, सभी सदस्य देश उससे मतलब एक तरह से खुश नहीं हो पाए, सभी सदस्य देश को संतुष्टि नहीं मिली, तो तभी वहां क्या बना, व्यापारिक समूह बना। ठीक है, तो विवादों का ये भी क्या करते हैं, आपस में निपटारा करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ओपेक के सदस्य कितना है, 14 देश है। ठीक है, 14 देश में से कोई एक देश, दो देश के बीच अगर कुछ हो गया, कोई चीज को लेकर के, तेल का मामला को लेकर के, ठीक है, तो वहां क्या करेगा ओपेक, दोनों देश को आपस में बैठाकर सभी सदस्य देश के मेंबर को बुलाएगा और आपस में बैठ करके जो भी मामला है, उसका जो भी विवाद है, उसको सुलझाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं कि व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतन, यहां होगा पतन कर दिया है, पतन होगा। ठीक है, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर करें। अवस्थिति के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन, स्थिति का मतलब क्या होता है, सिचुएशन, और अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन, यानी जगह। ठीक है, तो पत्तन भारी जहाजों से वस्तुओं को लोड करने तथा उतारने तक तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विश्व के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया कि पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक है, पत्तनों का वर्गीकरण उनके आधारभूत मतलब यहाँ तो आप लिख सकते हैं कि ये पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक है, इसका आंसर आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ तक कर दिया। अब फिर दूसरा क्वेश्चन, मतलब अब इसी में एक और क्वेश्चन ऐड है कि पत्तनों का वर्गीकरण उनके अवस्थिति के आधार पर करें। ठीक है, अब चलिए वर्गीकरण हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब स्थिति के आधार पर पत्तनों के दो प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला जो है अंतर्देशीय पत्तन, यानी इनलैंड पोर्ट जिसको बोलते हैं। यह पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। यह समुद्र से एक नदी या फिर नहर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी समुद्र तट जो होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, मान चलिए ये मतलब एक तरह समुद्र का किनारा है। ठीक है, ये इधर ये पूरा पूरा समुद्र है, ये पूरा क्या है, समुद्र है, लेकिन ये जो पत्तन होते हैं अंतर्देशीय पत्तन, ये यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ होगा, और ये जो कनेक्ट होगा ये समुद्र से, तो ये इसी के माध्यम से, चाहे ये नदी होगा या फिर नहर होगा, नदी या नहर के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। यह क्या करा कि ये पत्तन समुद्र तट से दूर होते हैं, ये समुद्र तट ये है तो इससे दूर यहाँ होगा। ठीक है, दूर होते हैं, ठीक है, अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नहर समुद्र से नदी अथवा नहर के द्वारा, ये नदी हो सकता है फिर नहर भी हो सकता है, इसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मेम्फिस हो गया, मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन के अनेक पत्तन जैसे मेनहिम और डिसबर्ग है, ये सब क्या है, एग्जांपल है। अब दूसरा जो प्रकार है वो बाह्य पत्तन, यानी आउटर पोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये गहरे जल के पत्तन है जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। यह उन जहाजों को सेवा प्रदान करती है जो अपने बड़े आकार के कारण अपने पैतृक पत्तन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यानी पैतृक पत्तन, जहां वो पत्तन मतलब जहां वो जहाज को बनाया गया, जहाज का आकार अगर बड़ा हो गया, यानी छोटे पत्तन में या फिर नहर के अंदर अगर नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, बाह्य पत्तन में अपने सामान को उतारेंगे और वहीं से लोड करेंगे। ठीक है, ये होता है बाह्य पत्तन। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हर एक चीज में उदाहरण देना है। मैं आपको हर एक चीज में बोलता हूँ, जो भी अवधारणा, जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताते हैं या फिर कोई भी चीज अगर आप कॉपी में लिखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, खास करके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, खास करके बोर्ड एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि आपका उदाहरण ना छूटे। ठीक है, उदाहरण आपको जो लिखना है पूरा अंडरलाइन कर देना, उदाहरण यानी बड़ा वर्ड में लिखना, ताकि कॉपी जो चेक करे वो उनको दिखे कि हाँ बच्चा जानता है, उदाहरण में दिया है। ठीक है, तो उदाहरण आप क्या देंगे, एथेंस और यूनान में इसके बाह्य पतन
पीरियस और उच्च कोटि का संयोजन है। ठीक है, यहाँ देखिए नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इसी तरह से आपको आंसर देना है। अब क्वेश्चन क्या था कि पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पतनों का वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर करें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उससे देश को क्या लाभ प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, वो चीज आपको पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में लिखेंगे। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के आर पार पूंजी माल और सेवाओं का आदान प्रदान ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपको चैप्टर 9 पूरा तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार है तो इसका पूरा डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ कमाते हैं, कैसे मतलब उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देशों को होने वाले लाभ को आपको इस प्रकार पॉइंट आउट करना है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि विदेशी व्यापार के माध्यम से प्रत्येक देश अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु को बाजार में उतारता है। ठीक है, जैसे कि विदेशी बाजार जो है उसी के माध्यम से, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर नहीं होगा तो कोई भी देश जो है अपना बनाया हुआ सामान वो वैश्विक बाजार पर नहीं उतार सकता है। ठीक है, जब तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो देश नहीं करेगा तब तक अपने देश की जो सामान है, जो भी मतलब सेवा और सामान है वो बाजार तक नहीं उतार पाएगा, यानी वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना जरूरी है। ठीक है, आयात निर्यात से अन्य आर्थिक क्रियाओं का विकास होता है। बिल्कुल, आयात निर्यात करेगा तभी ना वो देश आगे जाएगा। जो चीज उसके पास है नहीं, जो टेक्नोलॉजी उसके पास है नहीं, तो उनको खरीदना पड़ेगा या फिर उनको दूसरे देश से आयात करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, विकास करेगा। नहीं तो फिर आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो पिछड़े की ओर चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्गत प्रौद्योगिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी होगा यहाँ। ठीक है, प्रौद्योगिकी ज्ञान तथा अन्य बौद्धिक सेवाओं का भी आदान प्रदान किया जाता है जिससे दोनों देशों को लाभ होता है। आधुनिक की अगर बात की जाए, यानी अभी मॉडर्न एज की बात की जाए, तो अभी ये सब चीज हो रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अधिक उत्पादन होता है। सही बात है, टेक्नोलॉजी का अगर आदान प्रदान होगा तो वो क्या करेगा कि अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। दोनों देश आपस में मिलकर के अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो वो जब सबसे तेजी से विकास करेगा। अकेला अगर विकास करेगा तो इतना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, विश्व उत्पादकता में वृद्धि, अधिक आय तथा ऊंची वृद्धि दर सभी सहभागी देशों को प्राप्त होती है। सही बात है, अगर कोई भी व्यापारिक अगर समूह बनता है तो उनको लाभ प्राप्त होगा तभी ना समूह बनाया जाता है, बिना लाभ का तो बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओपेक है, उसके बाद आपका सार्क है, दक्षिण से, ये सब क्या है, व्यापारिक समूह। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा किसी देश को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति देशों से हो जाती है, किसी भी देश से हो जाती है। अगर कोई भी वस्तु है उसको जरूरत है तो वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी दूसरा देश से, यानी वैश्विक बाजार से हो जाएगी। ठीक है, जो उन देश के पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में भारत के पास कुल पेट्रोलियम भंडार का, यानी दुनिया में टोटल पेट्रोलियम भंडार जो है उसका 1% से भी कम है भारत के पास, और जनसंख्या का निवास कितना करती है, 16%। टोटल वर्ल्ड का जो जनसंख्या है 16% भारत में निवास करती है, और पेट्रोलियम का जो भंडार है 1% से भी कम है। तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। जनसंख्या 16% और पेट्रोलियम का भंडार 1% से भी कम, तो भारत को क्या करना पड़ता है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब जो भी है, ओपेक के जितने भी कंट्री है वो सभी कंट्री से पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, तभी वो क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर असमान रूप से है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, भारत के पास, झारखंड में कोयला का भंडार है, किसी देश के पास नहीं है। लौह अयस्क का भंडार है भारत के पास, लेकिन पेट्रोलियम की कमी है। तो प्रकृति ने सभी देशों को किसी भी संसाधन में निपुण नहीं बनाया है। ठीक है, मतलब उनको प्रचुर मात्रा में हर एक संसाधन नहीं दिए। ठीक है, यानी संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपस में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन था आपका कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कैसे देश लाभ कमाती है, तो इसका प्रकार आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओपेक के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो ओपेक का जो संगठन है ये आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी सभी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री, यानी पेट्रोलियम का जो निर्यात करती है, जो एक्सपोर्ट करती है, वो सभी कंट्री का ये संगठन है, जो 1960 में इराक यानी बगदाद में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ओपेक का लक्ष्य यही है, यानी इनका जो एम है, पेट्रोलियम निर्यातक, यानी पेट्रोलियम निर्यातक जितने भी देश हैं ये परस्पर समन्वय स्थापित करें और आपस में मिलजुल करके पेट्रोलियम की जो भी दाम है, जो भी क्राइसिस आती है पेट्रोलियम के एरिया में, पेट्रोलियम का उत्पादन करने में, पेट्रोलियम को निकालने में, वो सारे क्राइसिस को, वो सारे प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर के सॉल्व करें और एकता स्थापित करके सभी चीज का समाधान कर सके। ठीक है, तो समन्वय तथा एकता स्थापित करना। ठीक है, प्रति बैरल, एक बैरल में जो होता है, आपको कंफ्यूजन होगा कि एक बैरल में कितना होता है। ठीक है, तो एक बैरल में 158.98 लीटर
होता है लीटर। यहाँ आप लीटर में जानते हैं कि पेट्रोलियम लीटर में मापा जाता है, ठीक है, भारत में। तो लीटर कह सकते हैं 158.987, ठीक है, लीटर 987 पढ़ेंगे, 987 नहीं पढ़ेंगे, इसको दशमलव के बाद जो होता है वो डिजिट में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो 1 बैरल इतना बराबर होता है। तो 1 बैरल का कीमत कितना होगा, ये सभी सदस्य देश आपस में सहमति के द्वारा ये चीज का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया के वियना में। जैसे कि जेनेवा में किसका, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय। उसी प्रकार ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, ठीक है। 2020 में ओपेक के 14 सदस्य देश सम्मिलित रहे, जो निम्न प्रकार से। मेन क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था कि ओपेक के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो इस प्रकार आपको ओपेक के 14 सदस्य देश का नाम बताना है 2020 के अनुसार। तो 2020 के अनुसार 14 सदस्य देश जो है वो इस प्रकार है। पहला क्या है, इराक, ईरान, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। उसके बाद है कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, लीबिया, गबोन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सदस्य देश का नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत जो है कब बना, ठीक है। यानी डब्ल्यूटीओ भारत भारत जो है डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जो विश्व व्यापार हेतु जो भी नीति होता है, जो भी पॉलिसी होता है, जो भी नियम होता है, वो सारे चीज को बनाती है और उसी को चीज को लागू करने का इसी का कार्य है, ठीक है। स्थापना 1995 में हुआ था, स्थापना नहीं हुआ था, गैट को ही बदल दिया गया था, मतलब डब्ल्यूटीओ में, ठीक है। 1994 में इसकी कल्पना की गई थी गैट के सदस्य द्वारा, और 1995 में डब्ल्यू गैट को ही फॉर्म दे दिया गया, किसका रूप दे दिया गया, डब्ल्यूटीओ का रूप दे दिया गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और भारत जो है 1995 को ही डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन चुका था, ठीक है। यानी इसका संस्थापक देश रह चुके हैं भारत डब्ल्यूटीओ का। अब देखिए नेक्स्ट है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके आपको सदस्य देश का नाम लिखना है। तो इसे दक्षिण भी कहते हैं, इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। स्थापना 1985 में हुआ और सदस्य देश जो है टोटल 8 है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे देश का नाम लिख लेंगे। अफगान हो गया, अफगानिस्तान, मालदीव, मालदीव और अफगानिस्तान थोड़ा दूर पड़ता है, ठीक है। भारत, पाक, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। 2005 में 13वें सार्क शिखर जो सम्मेलन हुआ था, उसी में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सिलेक्ट किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ्टा क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार आपको साफ्टा के बारे में लिखना है 2 लाइन। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, एक प्रकार का समझौता है, एग्रीमेंट है, ठीक है। 2004 में 12वें शिखर सम्मेलन में दक्षिण के सदस्यों ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया और 1 जनवरी 2006 से यह प्रभावी हो गया, ठीक है, यानी पूरा तरह से इनको लागू कर दिया गया। इस तरह सार्क संगठन ने साफ्टा जैसे समझौते को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि कुछ व्यापार की वस्तुओं के नाम लिखे। व्यापारिक वस्तु के आप नाम बता सकते हैं, बिल्कुल आपके मन में जो भी आए, ठीक है। जैसे कि ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में जाएंगे तो व्यापारिक वस्तु के जो नाम आएगा, पहला कोयला आएगा, उसके बाद आएगा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ठीक है। अगर कृषि उत्पाद के क्षेत्र में जाएंगे तो रबर, पाम ऑयल, चावल, कॉफी, गन्ना, कोको, जो भी आपको पढ़ाया गया चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रियाकलाप, वो सारा चीज को लिख देंगे, ठीक है। खनिज में जाएंगे, लौह अयस्क को जगह तांबा, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, जो भी होता है सारा चीज आप लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार आप कुछ व्यापारिक वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जितने भी वस्तु है। आप अगर नाम अगर मन में नहीं आता, एग्जाम हॉल में बैठे हुए कॉपी में कलम नहीं चल रहा है, तो सिंपल से आप है कि आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ठीक है, कि कौन सा वस्तु किस चीज से बना है। पेन जो है किस चीज से बना है, पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बना है, वो चीज लिख दीजिए। डेस्क जो आपका किस चीज से बना है, आपका पादप से बना है यानी पादप वस्तु से बना है, वो किस में क्या क्या लगा है, वो सारी चीज लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप व्यापारिक वस्तु का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यापार वस्तु के नाम लिखे तो आप वहां लिस्ट भर देंगे पूरा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि द एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जाती है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको क्लास में बने रहना है। जो भी नोटिफिकेशन आती है पर डे आपका लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में हर बार जुड़ना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ चुका है और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। जो भी चीज कवर दी जाती है आपको, सारा चीज आप लोग कवर करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन अगर आप तक अभी तक अगर आप लॉन्च नहीं किए, सॉरी, एप्लीकेशन अभी तक अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्द यानी कुछ ही दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारा कंटेंट जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी हर एक सब्जेक्ट यानी जो भी आप सब्जेक्ट रखे हैं इंटर में, आर्ट्स फैकल्टी में, सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स, पीडीएफ, आपका क्विज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टेस्ट, आपका प्रैक्टिस, सारा चीज आपका वहां अपलोड हो जाएगा और कुछ ही दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो एप्लीकेशन जब तक आप
डाउनलोड करके नहीं रखेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो इसी प्रकार क्लास में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।